नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं खबरदार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, जिसमें आज ओवैसी ने और ज्यादा पेट्रोल छिड़क दिया। खुद पर हुए हमले के बाद ओवैसी ने आज अपनी पहली चुनावी रैली की और इस मुद्दे को खूब उछाला। ओवैसी ने दावा किया कि हमलावरों का मकसद उनकी जान लेना था। दोनों आरोपियों ने पुलिस को दिए इकबालिया बयान में यही बात मानी। आज तक के पास आरोपियों के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें ओवैसी पर हमले का मकसद और योजना का खुलासा होता है। अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। खुद पर हुए अटैक के बाद असदुद्दीन ओवैसी जब बागपत के छपरौली में अपनी पहली रैली को संबोधित करने गए तो हुंकार भर रहे थे। याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम आवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। ओवैसी ने रैली में खुद पर हुए हमले के पीछे सोची समझी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को दिए इकबालिया बयान में आरोपी सचिन और शुभम ने कबूल कर लिया है कि वो ओवैसी को जान से मारना चाहते थे। आज तक के पास आरोपियों के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें आरोपी सचिन ने कहा कि ओवैसी ने उसे गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो वो उसे मार डालता। बयान में आरोपियों ने माना है कि दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहीं पर दोनों आरोपी हमले के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ की रैली में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़ भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं कर पाए, इसलिए टोल प्लाजा पर अंजाम दिया। आज ओवैसी हमले के बाद पहली बार सियासी मंच पर चढ़े तो खुद पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तुलना गांधी की हत्या से कर डाली। अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी, किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि आरोपियों ने ओवैसी को जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई थी और ये हमला उन्होंने योजना बनाकर किया। आरोपियों ने कबूल किया कि वो ओवैसी से नफरत करते थे, लेकिन इस हमले के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है। लेकिन ओवैसी की तरह शिवसेना को भी इस बात पर यकीन नहीं है। ओवैसी का जो प्रचार चल रहा है ओवैसी साहब का, उसका ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान भी नहीं है। इतने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े नेता है, लेकिन कुछ जमीन पर काम नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ओवैसी साहब भी चुनाव मैदान में है, तो क्या किसी ने ये प्लान तो नहीं किया है? ऐसे लोगों के मन में शंका और चर्चा है।
ऐसा अगर होता, मतलब मान लीजिए प्लान हुआ है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? नुकसान किस, अगर ओबीसी साहब के पार्टी को वोट मिलेगी तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसका होगा, ये आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। लेकिन फिर भी गलती से थोड़ी भी गोली अगर नेता को लगती तो क्या होता? तो कितना बड़ा आपने प्लान किया था कि गोली चले, लेकिन कहां चले, कैसी चले, लगता है कोई ट्रेनिंग कैंप चलाया होगा। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको लगता है कि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, नाम क्यों लूं? वो तो पुलिस की जांच होगी, लेकिन सिर्फ ओवैसी साहब पर गोली चलती है। क्यों? ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी आप देने की बात हो रही है, तो जब वो चल रहे थे इतने बड़े नेता, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मैं मानता हूं ओबीसी बड़े नेता है, ओबीसी का अपनी आवाज है। हमले के बाद आज पहली बार रैली में ओवैसी तेवर दिखा रहे थे। उन्होंने इस पूरी घटना को यूपी चुनाव में भुनाने की तैयारी कर ली है। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। ओवैसी पर अटैक का मामला अब सिर्फ यूपी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि संसद तक पहुंच चुका है। यहां सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हमले पर संसद को ब्रीफ करेंगे। दिल्ली से तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और बागपत से श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। अब जरा रुख पंजाब का कर लेते हैं, क्योंकि जल्द ही वहां पर सीएम चेहरा कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से इसका ऐलान होना है। वर्चुअल रैली के जरिए राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान करेंगे, जिसको लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। सिद्धू और चन्नी के बीच सीएम फेस को लेकर सीधा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस ने हाल में संकेत दिए कि चन्नी को सीएम फेस के लिए पसंद किया गया है। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी नापसंद आई कि 2 दिन से वो चन्नी का नाम लिए बगैर उन पर बयानों के तीर चला रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान पर दबाव भी डाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। एक पंजाब में कांग्रेस का फायर ब्रांड नेता, दूसरा कांग्रेस का मुख्यमंत्री। एक अपने अंदाजे बयां के लिए मशहूर, 13 जना में टोकरी वाले, 12 जना में प्लेयरां जना में स्पेयरां। दूसरा दलित सशक्तिकरण का पोस्टर बॉय। कांग्रेस को अब यह तय करना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री? इसका फैसला रविवार को राहुल गांधी सुनाएंगे। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। फिल्म देखो, फिल्म किने चलानी है वो हाईकमान तय करेगा ना बेटा, पर फिल्म बड़ी जबरदस्त होगी। चरणजीत सिंह चन्नी फिल्म दे हीरो नहीं ने, ये तक लिया। सुनो बेटा, फिल्म दा हीरो कौन है, ये ਜਿਹੜੀ जनता देख रही होंगी ना फिल्म, वो तय कर दी। सिद्धू भले साफ साफ कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। सिद्धू को नाराज करना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है और चन्नी को नजरअंदाज करना उनके लिए मुश्किल है। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा नहीं बनाने पर कांग्रेस को सीधे 32% दलित वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नजरअंदाज कर पंजाब में सीधे 19% जट सिख वोट बैंक को नुकसान होगा। पार्टी के आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में चन्नी ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन खुद चन्नी भी कोई दावा करने से परहेज कर रहे हैं। कोई वजन नहीं लेता अपने आप पे, पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के काम करता हूँ, पैसा पब्लिक का पब्लिक को ही देता हूँ। किसी अमीर के घर ये पैसा नहीं जाएगा, जिसका है उसी के पास जाएगा। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक में इतना मुझे समय मिला मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, ना सोता हूँ ना सोने देता हूँ। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कांग्रेस में सबकी जुबानें खामोश हैं, जबकि सुगबुगाहट तो चन्नी को ही सीएम फेस बनाने की है। चरणजीत चन्नी को कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव मैदान में उतारा है।
ताकि एक सीट हारने की स्थिति में वो दूसरी सीट से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। जिसके बाद अब कयास लग रहे हैं कि सिद्धू चन्नी से मुकाबला हार चुके हैं, लेकिन सिद्धू हार मानने को तैयार नहीं है। वो अब सीधे सीधे चन्नी की ईमानदारी पर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि ਜਿਹੜਾ पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, भरना किवें? तो कोई माफिया उन्होंने नहीं भर सकता, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ शराब बेचਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ 75-25 ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। रेत माफिया की बात कहकर सिद्धू किसे निशाने पर ले रहे हैं, ये कोई रहस्य नहीं। ईडी ने सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को रेत माफिया केस में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद विपक्षी दल चन्नी को रेत माफिया का मास्टरमाइंड तक बता चुके हैं। कांग्रेस चन्नी का बचाव कर रही है, लेकिन सिद्धू इसमें अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। ये लड़ाई ईमान ते बेईमान दी है, ईमानदार ते बेईमान आदमियों दी है। ये चोरा ठगा, बनारसी ठगा जिन्होंने माफिया चलाए और पंजाब नूं बदलने वालियां दी है। नेकी ते बदी दी है, हराम ईमान दी है। चुन लो, फिर बाद दे विच ना कहियो, पछताइयो ना, क्योंकि अज थोड़े कोल विकल्प ने। याद रखियो, चोर बहाए पंजाब बेहाल कंगाल हो गया। एक ईमानदार बहा दिओ, ऐतकी दूरंदेश विजन वाला बंदा बहा दिओ, गारंटी दिंदा 3 सालां दे विच पंजाब खड़ा होएगा। साडी हाई कमांड परिपक्व है, निर्णय उन्होंने लेना है। सो मित्रा, जिथे निर्णय उन्हें लेना है, तुसी एवें क्या सराइयां क्यों लाई जाने हो? चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपने सीएम फेज के चुनाव को लेकर कंफ्यूज हो रही है। इस बीच पूर्व कांग्रेसी सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को सीएम फेज के लिए एक और नाम की सिफारिश कर दी। इन सारी बातों में अगर कोई जिसको बनना चाहिए और बिल्कुल उसको टोटल काबिल है, वो है सुनील जाखड़। मेरे साथ प्रेसिडेंट रहा है, मेरे साथ साथी रहा है। इसकी बड़ी पुरानी कांग्रेस के साथ इसका साथ है, और ये पता नहीं चन्नी और ये कहाँ से आ जाते हैं। दिस इज द मैन, अगर किसी को बनाना है तो इसको बनाओ। सुनील इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अभी से नहीं बहुत देर से। इनके फादर को भी जानता था। ही इज अ वेरी केपेबल बॉय, और इसको नहीं बनाया तो अफसोस, नुकसान है पंजाब का। पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेज का ऐलान होने में अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। अब देखते हैं कि सिद्धू की प्रेशर पॉलिटिक्स कमाल दिखाती है या चन्नी सिद्धू को क्लीन बोल्ड करते हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने के बाद से ही कांग्रेस ने सर्वे करवाया था, जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का ही नाम था। मतलब पार्टी ने साफ किया कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में कोई और नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि हाईकमान के फैसले को दोनों बिना सवाल मानेंगे, लेकिन सिद्धू की बगावती सुर बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी को सीएम फेज घोषित किया तो सिद्धू चुप नहीं बैठेंगे। सीएम फेज के ऐलान से पहले आज तक ने नवजोत सिंह सिद्धू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाते हैं। राहुल गांधी रैली करने वाले हैं, कल उनकी रैली है यहाँ पे, 24 घंटे से कम रह गए हैं और सीएम उम्मीदवार का ऐलान होने वाला, ये चर्चा जोरों पर है। क्या सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या उनकी डेजिग्नेशन बदलने वाली है सिद्धू? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि ये बता सकूं, ये तो वही जानते हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे रहबर भी हैं और हमें दिशा देने वाले भी हैं। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये मुद्दा अकेले सीएम का नहीं है, ये मुद्दा बदलाव का है, जिंदगियां बेहतर करने का है, उस कगार पे खड़े रहने का है जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक बर्बादी की ओर और दूसरा खुशहाली की ओर। सीएम 60 एमएलए बनाएंगे। 60 एमएलए बनाने के लिए आपको एक एजेंडे की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है, विश्वसनीयता लेने के लिए, समझे नहीं? और उसके ऊपर काबिलियत की जरूरत है। काबिलियत सबसे बड़ी चीज है। करोड़ों घगुंची होती है टिड्डी,
टिड्डी समझते हैं आप, वॉस्प, छोटे छोटे, करोड़ों घगुंचियां मिलके भी पर्वत को नहीं उठा सकी, लेकिन नारायण ने उंगली के ऊपर पर्वत उठा लिया था। सवाल काबिलियत का है, सवाल पंजाब को एक योग्य स्वामी देने का है और दिशा देने का है कि आप किस दिशा में जाएंगे। बदहाली की, कर्जे की, माफिया की राह, या एक नई सुबह, एक नया सृजन, एक नई उमंग। टेली सर्वे में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, मैं कह रहा कुछ भी इंडिकेशन हो, वो हमारी लीड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो फिर हाईकमांड लीड करा और दे। नंबर 1 चॉइस है, बटन दबाने में सबसे पहला नाम चन्नी का आता है। भैया मेरी एक बात सुनो, यहां आप आग लगाने आई हैं, लड़ाने आई हैं, या क्या करने आई मैं हैं? पूछना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं अगर कोई भी निर्णय होगा हाईकमांड का, नवजोत सिंह सिद्धू सब्र से, सहजता से, कोई जरूरी तो नहीं है कि कुर्सी ही चाहिए बदलाव के लिए, विचारधारा से भी बदलाव आता है। अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा। मैं आप ही की बात आपको दोहराती हूँ। आज हम गए थे, आपकी कैंपेन भी हमने देखी, तो वहां पे था बाकी सब थल्ले थल्ले, सिद्धू तेरी बल्ले बल्ले, आ गया सिद्धू, छा गया सिद्धू, ये सब नारे सुने। आपने ये लाइन कही थी, तालियों का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी, नियत में खराबी है। तालियों का शोर नहीं है, तालीम का जोर इतना। बदल गया सब कुछ। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती गुरु तुम्हारी, नियत में खराबी है। क्यों, बात हुई कि नहीं? मैं तो मान रही हूँ सिद्धू इज ओरिजिनल टू सिद्धूइज्म, और सिद्धू किसी की कॉपी नहीं करता। हाँ। जब मैं कमेंट्री भी किया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा आ गया यार, ये तो मतलब वो सड़क मेरी थी, उसमें कोई चल ही नहीं पाया, इसीलिए सिद्धू अलग था। ऐसे ही हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है और उसे वो फॉलो करना चाहिए। आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, पर अब दलित की राजनीति हो रही है कि दलित चेहरा है वो। ये देखिए, और ये पार्टी की लाइन जो होगी वो मेरी लाइन होगी, मैं सिपाही हूं पार्टी का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जी ये फलाना होगा, ये धमकाना होगा। सवाल ये होगा कि भाई पंजाब को बदलेगा कौन, नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, इस कीचड़ से, इस उल्टी राह से सीधी राह पे कौन लाएगा, बदहाली से खुशहाली पे कौन लाएगा, एक, ये पहला सवाल है। दूसरा, कैसे, कैसे मतलब रोड मैप, कैसे मतलब एजेंडा, कैसे मतलब बेरोजगारी को कैसे सॉल्व करेगा, ये माफिया को, माफिया की जेब में से पैसा निकाल के स्टेट के एक्सचेकर में डाल के डबल कैसे करेगा सेंटर की स्कीम्स में डाल के। अब सवाल यह है कि क्या धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को जिताएगा या धर्म की विजय होगी। धर्म क्या है कि पंजाब के लोगों में के कल्याण में सरकार का कल्याण। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र बड़ा बादल, जिसको सुखबीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं, जीजू साला, समझा नहीं। साले साहबान को इसलिए भेजा गया है कि सिद्धू का ध्यान भटकाओ, सिद्धू को उत्तेजना दो, सिद्धू को गाली गलौच में लगाओ, पंजाब मॉडल से भटकाओ, मुद्दों से भटकाओ। लेकिन असी पंजाबियां ना आली गल करते हैं, ये तो पिस्सू है, ये तो जू है, एक सहकते हुए जानवर की जू है। पिछली बार 14 आई थी, तो हमने पिस्सू नहीं मारना, आई तो झोटा मारना, चिच्चड़ आपे मर जाना है। देखो ये जो झोटा मरेगा ना, जब चोर की मां मारनी है तब चोर मरेगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है, ये 75-25 का, ये जो बिजनेस एक दूसरे के प्रोटेक्ट करते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल, और बहुत से लोग मिले हुए हैं उसमें। चर्चा हो रही है कि लगातार कांग्रेस जिस तरह से बटी नजर आ रही है, कोई नहीं बटी, किसने कहा? जो प्रतिस्पर्धा चल रही है सीएम एक मिनट, उससे कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। मैं कह रहा हूं एक मिनट, ये राघव चड्ढा गाड़ी में दुबक के भागा के नहीं भागा, थप्पड़ चल रहे थे। अरे आप हमारे कह रही हैं कांग्रेस बंटी हुई, इनके तो थप्पड़ चल रहे हैं। और कौन है इनके जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की झूठ है या अकाली दल की झूठ है? इनके पल्ले क्या है अपना, मुझे बताओ ना, है कुछ पल्ले? तो वो आपको नहीं दिखता। आपने अकाउंट में 3.5, बैंक अकाउंट में 3.5 लाख या कुछ दिखाया? दिखाया नहीं है दिखाया। अच्छा, हाँ। मैं कोई फिल्म दिखा रहा हूं? नहीं, मतलब मैं जो पेपर्स में है मैं वो बता रही हूं। भैया पेपर्स में तभी है कि अकाउंट में है। मेरे पास 10 करोड़ चरणजीत सिंह चन्नी के नेफ्यू हनी के घर से और बाकी इलाकों से मिले हैं। 10 करोड़। मजीठिया कहते हैं कि ये पूरा मामला हनी, मनी और चन्नी का है। Never believe anything from the enemy's tongue.
10 करोड़ मिले ये भी नहीं बिलीव मैं क्या कह रहा हूं कि ईडी भी एनिमी है। मतलब मैं कह रहा हूं ईडी ने किया क्या और बाजू मरोड़े हैं। उन्होंने बताया कबूल किया स्टेटमेंट उन्होंने। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो ईडी का ही बंदा है, तभी 10 करोड़ नहीं है, हनी के 10 करोड़ नहीं है भैया। उसके तथ्य सामने रखेंगे तो मैं मानूंगा, आज तक तो कोई तथ्य नहीं है। ऑपोजिशन विद इन द पार्टी है, मतलब मेरा मतलब है तो उससे कहीं ना कहीं यू आर कटिंग डाउन ऑन द ऑपोजिशन जो बाहर है, तो एक तरीके से पूरा आप वो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा कर रहे हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, गेहूं खेत में बेटा पेट में और आप ब्याह की तैयारी कर रही हैं, आप हर चीज को अजम्पशन बना रही हैं, आप हर चीज को इफ एंड बट में ला रही हैं। ऐसा नहीं है मैडम, एक फैसला होगा जिसे पार्टी हाईकमांड तय करेगी और पार्टी हाईकमांड उसे पब्लिक करेगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। यू नो पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज वेरी स्वीट। सबर जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोल देता है मोहतरमा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। ये नहीं कहा था मैंने कहा था सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता। अब मोहतरमा किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज सिद्धू साहब कहाँ खड़े? आपने सिद्धूगिरी में सुना दीजिए। मैं खड़ा हूँ नहीं, आज तो हम पाक में हैं, पर सियासत में आज आप किस चौराहे पे खड़े हैं? 24 घंटे के भीतर ऐलान होने वाला, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। सीधा वहीं खड़ा हूं। मेरी एक तमन्ना है कि पंजाब गुरुओं के नाम जीता है, पंजाब मानस की जात सब एक पहचान वो मानता है। उसी राह पे चलते हुए इस पंजाब को, इस पंजाब के नौजवानों को, इस पंजाब की किसानी को एक रोड मैप देके, एक जरिया देके, एक सिस्टम को बदलने की राह देके हम बदलें। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने निश्चय पे अडिग रहें तो व्याघ्र सर्पों का विष भी पी सकते हैं, हवा में गति पा सकते हैं और जीव ब्रह्म से मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी ना, सिद्धू का आखिरी लक्ष्य, मेरे अरमानों को भगवान ने हमेशा पंख लगाए, उड़ान दी। मैं यही अरदास करता हूं कि पंजाब के कल्याण में मेरा कल्याण निहित कर, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर गुडविल। फिर उसमें दुनिया का कोई वो नहीं है, पंजाब के लोग इस बात को जानते हैं। मेरा ये कहना है कि इस जो पिक्चर है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुडविल की आप बात कर रहे हैं, जो आगे का भविष्य है, इसमें सिद्धू की भूमिका क्या? सिद्धू घोड़ी चढ़ेंगे? सिद्धू की भूमिका ये है, और ये एंड है ना आपका जी, ये सिद्धू की भूमिका है, सुन लो और देख लो। कोई कागज नहीं है मेरे पास। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, भगत सिंह जैसे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। मोहतरमा, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, पंजाब की सरजमीन को नीलाम नहीं होने देंगे माफिया द्वारा। और बोल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब खबरदार में बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय के महान संत और 11वीं शताब्दी के समाज सुधारक रामानुजाचार्य की भव्य और दिव्य प्रतिमा की। एक वैदिक समारोह में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुए यज्ञ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है जो बैठी हुई मुद्रा में मौजूद है। वैष्णव संप्रदाय के जिस संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उनका जन्म सन 1017 में श्री पेरबंदर में हुआ, जो आज के तमिलनाडु में है। रामानुजाचार्य ने काची में अलवार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और इसके बाद संत रामानुज पूरे भारत में वेदांत और वैष्णव मान्यताओं का प्रचार प्रसार करते दिखे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। इसमें श्री भाष्म और वेदांत संग्रह उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सन 1137 में 120 साल की उम्र में संत रामानुजाचार्य ने शरीर त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। वैष्णव संप्रदाय अपने इन महान संत को ये प्रतिमा समर्पित कर रहा है। उनका मानना है कि प्रतिमा के जरिए आज की पीढ़ी संत रामानुजाचार्य के महान कार्यों से प्रेरणा लेगी। कोई प्रतिमा भव्य हो तो वो विस्मृत कर देती है, और वो दिव्य हो तो अलौकिकता के संसार में ले जाती है।
वैष्णव संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा में भव्यता भी है और दिव्यता भी। संत महात्माओं ने ही भारतीयों को जीवन जीने की शैली बताई। संतों के बताए पथ पर चलकर ही देश आगे बढ़ा और दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया। इसी वैदिक परंपरा की झलक आज नजर आई है। वैदिक रीति रिवाज से आज पीएम मोदी ने रामानुजाचार्य के सहस्त्र शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया, पूजा अर्चना की। ग्यारहवीं शताब्दी में जन्मे संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी इसी में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और देश के पास हैदराबाद के शमशाबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा भी है, जो दुनिया की बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है। संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा पूरे विश्व को समानता का संदेश देती है। रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। मंदिर का पूरा परिसर करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि प्रतिमा का परिसर करीब 40 एकड़ में है। पूरे परिसर में न सिर्फ संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, बल्कि दूसरे कई भवन भी मौजूद हैं। संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है, जिसमें केवल मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है। संत रामानुजाचार्य के हाथों में जो त्रिदंडम है, उसकी लंबाई 135 फीट है। जिस पद्म पीठम पर संत रामानुजाचार्य विराजमान है, उसकी ऊंचाई 27 फीट है। ये पद्म पीठम जिस भद्र वेदी पर बना हुआ है, उस भद्र वेदी की ऊंचाई 54 फीट है। पद्म पीठम में कमल की 54 पंखुड़ियों के डिजाइन बने हैं। पंखुड़ियों के नीचे 36 हाथी बनाए गए हैं। साथ ही इसमें 18 शंख और 18 चक्र भी बनाए गए हैं। 2 फरवरी से ही संत रामानुजाचार्य का सहस्त्र शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ये समारोह 14 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान देश में कई गणमान्य लोग यहाँ आएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इसी तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को यहाँ आएंगे और गर्भगृह में स्थापित रामानुजाचार्य की 120 किलो की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 6 फरवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी आएंगे। 7 फरवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। 8 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। 9 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना भी समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। साधु संत महात्मा हैं जो वरिष्ठ व्यक्तित्व, उन सबको भी आह्वान दिया गया है, जो शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लिंगायत संप्रदाय से हैं, कोई मंडलेश्वर बोलते हैं जो उत्तर में रहते हैं, और कोई दक्षिण में विद्यमान जो आधीनम बोलते हैं, और कई जीयर महात्मा लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। उन सबका आशीर्वाद से
ये कार्यक्रम चलने वाला है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के आसपास 108 वैष्णव मंदिर भी बनाए गए हैं। दरअसल मान्यता है कि संत रामानुजाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु के 108 मंदिर, जहां 12 तमिल संतों ने तीर्थ किया था, वहां से प्रेरणा ली थी। इन 108 में से 105 भारत में और एक नेपाल में है, बाकी अन्य जगहों पर है। इन्हीं वैष्णव मंदिर के प्रतिरूप संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के पास बनाए गए हैं। अंदर 108 दिव्य देश जो समता का स्फूर्ति देने वाले होते हैं, जिनसे रामानुजाचार्य स्वामी जी भी प्रेरणा पाए थे, तो वो सब यहाँ पर रामानुज स्वामी जी के चारों ओर विद्यमान हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसमें किसी का योगदान नहीं, हम सारे कार्यकर्ता हैं, स्वामी जी का ही योगदान है। ये सारा प्लान, ये सारे चीज, क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं रामानुजाचार्य जी जो इक्वालिटी के बारे में सब लोगों को एक ही नज़र से देखने के जो उनका फिलॉसफी था, वो सारी दुनिया में फैल जाए और दुनिया सुख रहे, शांत रहे। उसका प्रबोध स्वामी जी का जो रामानुजाचार्य का जो बोधन थे, उसको सारा दुनिया फॉलो करे। 108 दिव्य देशम बनाने के लिए 3 राज्यों से पत्थर मंगवाए गए। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैंसलाना से ब्लैक मार्बल, आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाया गया है। एक खास तरह का ब्लैक मार्बल चीन से भी मंगाया गया। 2018 में ही मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी का काम शुरू हो गया था। माउंट आबू से आए कारीगरों ने पत्थरों पर नक्काशी की। जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की। तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई। आंध्र के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों में नक्काशी की। इस समारोह के लिए मंदिर परिसर में 1035 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, जहां वेद और मंत्रों का सामूहिक उच्चारण लगातार जारी है। हवन कार्यों के लिए 1,50,000 किलो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य के पूरे मंदिर परिसर की लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। जहां तक बात इस मंदिर परिसर की सबसे खास स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की है, तो इसको बनाए जाने की कहानी रोचक है। मूर्ति को बनाए जाने की योजना तैयार होने के बाद वो कैसी होगी, इसके लिए 14 अलग अलग मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी। चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई और प्रसाद स्थपित ने 14 मूर्तियां तैयार करवाई थी, जिनमें से केवल 4 मूर्तियां ही चिन्ना JR स्वामी और उनके सलाहकारों को पसंद आई। जो 4 मूर्तियां फाइनल की गई, उनमें से भी जिस मूर्ति का जो हिस्सा सबसे अच्छा था, उसे चुना गया। जैसे किसी की आंख अच्छी थी तो किसी के हाथ और पैर सुंदर बने थे। इन चारों मूर्तियों के बेस्ट हिस्से से एक 5वीं मूर्ति तैयार करवाई गई। फाइनल की गई 5वीं मूर्ति की 3D स्क्रीनिंग की गई। सॉफ्टवेयर की मदद से एक खास मॉडल तैयार हुआ। इस मॉडल के आधार पर 2016 में प्रतिमा बनाने का काम चीन की कंपनी ने शुरू किया। प्रतिमा का चेहरा बनाना सबसे मुश्किल टास्क था और इसमें सबसे ज्यादा समय लगा। परफेक्ट चेहरा पाने के लिए करीब 1800 बार बदलाव किए गए। पूरी मूर्ति में कहीं भी वेल्डिंग के निशान नहीं है, जबकि प्रतिमा को 1600 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। 18 महीने में मूर्ति के सभी हिस्सों का निर्माण हुआ और 9 महीने में इन सभी हिस्सों को जोड़ा गया। पूरी प्रतिमा को कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टाइटेनियम से तैयार किया गया। ये 650 टन वजनी प्रतिमा 850 टन स्टील के इनर कोर के सहारे खड़ी है। प्रतिमा में लगे हुए सुनहरे रंग के लिए निर्माता कंपनी ने 20 साल की गारंटी दी है। चिन्ना JR स्वामी जी के मुताबिक 2000 सालों तक भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा देखने में गरिमामयी लगती है। आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन इस प्रतिमा को बनाने में वैदिक विचारधारा का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हिंदू धर्म में अंक 9 का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अंक 9 शाश्वत संख्या है जो अनिश्चित काल तक जारी रहती है। इसी वजह से संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के इस हिस्से को इस तरह से मापा गया कि उस अंक का जोड़ 9 ही रहे। जैसे प्रतिमा की कुल लंबाई 216 फीट है, तो अगर आप 2, 1 और 6 को जोड़ें तो अंक आता है 9। ठीक इसी तरह से प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस अंक का जोड़ भी 9 है। संत रामानुजाचार्य के हाथों में जो त्रिदंडम है, उसकी लंबाई भी 135 फीट है और इसका जोड़ भी 9 आता है।
ठीक ऐसे ही पद्म पीठम यानी वो आसन जिस पर रामानुजाचार्य विराजमान है, उसकी ऊंचाई भी 27 फीट है। इस अंक का जोड़ भी 9 है। इस पद्म पीठम में कमल की 54 पंखुड़ियां, 36 हाथी, 18 शंख और चक्र भी हैं। इन सभी अंकों को जोड़ा जाए अगर तो भी अंक 9 आता है। इसके अलावा जिस भद्र वेदी पर प्रतिमा और उसका आसन बना हुआ है, उसकी ऊंचाई 54 फीट है, जिसका जोड़ भी 9 है। केवल यही नहीं, यहाँ पर जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, उनकी संख्या 108 है, जिसका जोड़ भी 9 आता है। हैदराबाद में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय फसल रिसर्च संस्थान की गोल्ड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। रिसर्च संस्थान के फार्म में पहुंचे पीएम मोदी। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पहले तो जो अधिकारी थे, जो वहां के लोग थे, उनसे बात की, वहां के बारे में समझा और फिर खेत में उतरकर चने का स्वाद भी लिया। फिलहाल खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।